हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छा से कर रहे होंगे। हम लोग अभी बिहार स्पेशल जो सीरीज है वहीं हम लोग कर रहे हैं, बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में हम लोग बहुत सारा सीरीज किए हैं। अभी बहुत सारा प्रश्न है जिसे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे। और बिहार स्पेशल की वैल्यू आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और बिहार के अगर आप हैं तो आपसे सवाल नहीं छूटना चाहिए, है ना, क्योंकि बिहार स्पेशल आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए हम लोग, बाकी बात तो होते रहेगी। पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है अक्सर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, इसका आंसर सी हो जाएगा 1931 में। 1931 में इसका गठन होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एक समूह का गठन होता है। एक समूह का गठन होता है। एक समूह का गठन होता है। और एक समूह का जो गठन है इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका भी होती है। हो सकता है आपसे यह सवाल पूछ सके कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहला अगर हम लोग नाम लेते हैं तो गंगा शरण सिंह हो जाएंगे। गंगा शरण सिंह नाम हो जाएगा इनका। और गंगा शरण सिंह के बाद जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। जयप्रकाश नारायण का, जयप्रकाश, चेंज किया जाए इसका पेन, जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फूलन प्रसाद वर्मा भी हैं इस समूह में। फूलन प्रसाद वर्मा भी हैं इस समूह में। उसके बाद अब्दुल बारी का भी नाम आता है। अब्दुल बारी भी हैं इस समूह में। उसके बाद राहुल सांस्कृत्यायन भी हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का भी नाम आता है। राहुल सांस्कृत्यायन भी है। अंबिका सिन्हा भी हो जाते हैं। नाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। अंबिका सिन्हा भी हैं। इतना ही नहीं, इसमें और भी सारे लोग हैं जो शामिल हैं। कुछ लोगों का इम्पोर्टेंट जो है वो देख लिया जाए। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी भी हो जाते हैं, इनका भी नाम आता है यहाँ पे इस समूह में। और उसके बाद योगेंद्र शुक्ल का भी नाम आता है। योगेंद्र शुक्ल का भी नाम यहाँ पे आता है। और योगेंद्र शुक्ल के बाद कर्पूरी ठाकुर का भी नाम आता है ना। कर्पूरी ठाकुर का भी नाम आता है। और कर्पूरी ठाकुर के बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक और नाम आता है जिसका नाम है बसावन, है ना, जिसका नाम है बसावन सिंह। तीन सारे लोगों ने मिल कर के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एक समूह जो है उसी का गठन ये लोग 1931 में करते हैं। 1931 में बहुत सारे लोग मिलके करते हैं। जैसे में आप गंगा शरण सिंह का नाम देख रहे हैं, जयप्रकाश नारायण का नाम आ जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा है, अब्दुल बारी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन है, अंबिका सिन्हा है, रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाते हैं, योगेंद्र शुक्ल है, कर्पूरी ठाकुर है, बसावन सिंह है। ये नाम याद रखना ज़रूरी है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो ये तो 1931 की कहानी है। ये सारे जो लोग हैं एक यूनियन का, एक समूह का गठन करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के एक समूह के रूप में इसका गठन होता है 1931 में। बाद में चल करके आगे हम लोग देखते हैं इसी में, बाद में चल करके 1934 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में, बाद में इसी में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है।
1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है यहाँ पे। और इसके जो अध्यक्ष हैं, यही सवाल पूछा जाता है अक्सर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है, इसकी स्थापना 1934 में होता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र देव बनाए जाते हैं इसके अध्यक्ष। और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण नियुक्त होते हैं। जयप्रकाश नारायण है ना, जयप्रकाश नारायण यहाँ पे नियुक्त होते हैं। 1931 में एक समूह के रूप में इसका गठन होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने नाम देखा। उसके बाद 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, इसकी स्थापना होता है। और इसके स्थापना के अध्यक्ष जो है नरेंद्र देव बनाए जाते हैं और सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हो जाएगा सन 1931 में। सवाल वही है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो जब आप बहुत सारे नाम को याद रखते होंगे, है ना, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे थे, इसीलिए हमने इतने सारे जो नाम है, जो सहयोग यानी कि बहुत सारे लोगों के मिलने से और सारे लोगों ने मिलकर ही एक संगठन का निर्माण किया। और ये 1931 में ही इसका निर्माण हुआ था। जब हम सारे लोगों का नाम या बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो नाम है, अगर उसको हम लोग अपने जेहन में रखेंगे तभी जा कर के ये प्रश्न बनेगा। हम लोगों ने जिक्र किया था फूलन प्रसाद वर्मा का। हम लोगों ने फूलन प्रसाद वर्मा का जिक्र किया था इससे पहले। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा का हम लोगों ने जिक्र किया था, है ना। तो आप देख सकते हैं फूलन प्रसाद वर्मा, देखिए फूलन प्रसाद वर्मा का हम लोगों ने जिक्र किया था। और इन्हीं लोगों ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एक जो समूह है उसी का गठन इन सारे लोगों ने मिलकर के किया। और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, तो फूलन प्रसाद वर्मा इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तीसरा का आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर बी हो जाता है, आनंद पांडे। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु जो हैं वो आनंद पांडे हो जाते हैं। देखिए, बिरसा विद्रोह की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर बिरसा विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 तक चला था। 1899 से लेकर के 1900 तक यह जो विद्रोह था चला था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। इसका जो नेतृत्व है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा कर रहे थे। बिरसा मुंडा कर रहे थे, जिनका जन्म 1875 में उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जो जन्म है, बिरसा मुंडा का जन्म पूछा जाता है आपसे, जन्म उलीहातू एक गांव है वहीं पे हुआ था। और इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था। 1875 ईस्वी में इनको बचपन में ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हो गई थी। इसीलिए इन बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म से प्रभावित होकर के ईसाई धर्म को अपनाया। पूछा जाता है, इन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया। ईसाई धर्म से मोह भंग होने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया। हिंदू धर्म भी इन्होंने क्या किया? अपना लिया। लेकिन बाद में 1895 ईस्वी में, बाद में आप देखते होंगे, बाद में देखिए 1895 ईस्वी में इन्होंने एक नए धर्म को चलाया। 1895 में सबसे पहले तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब इनका बौद्धिक विकास होता है, जब ये ईसाई से बहुत सारा चीज़ें सीख लेते हैं
और बाद में इनका मोह भंग हो जाता है, तब ये हिंदू धर्म को अपनाते हैं और हिंदू धर्म के बाद 1895 में सारे धर्मों का एक सार बनाते हैं और ये एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसका नाम सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा है ना। सिंह बोंगा हो जाता है। सिंह बोंगा का मतलब होता है कि बहुत सारे इनके जो जनजातीय समाज के जो लोग थे वो बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे, लेकिन इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना कर दी। एक ही देखिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, उस धर्म में एक ही अगर उसका प्रणेता है तो समझिए कि उसमें बहुत खास बात है। तो यहाँ पे सिंह बोंगा की स्थापना किया और इसको कह सकते हैं एकेश्वरवाद की इन्होंने स्थापना कर दी। बाद में आप देखेंगे जनजातीय समाज के लोगों ने इनको ईश्वर का अवतार ही बना दिया, इनको भगवान बना दिया। लोगों ने इनको ईश्वर का अवतार बना दिया। ईश्वर का अवतार इनको लोगों ने बना दिया। और एक चीज़ और भी देखेंगे, 3 मार्च 1900 को बहुत बार पूछा गया है, 3 मार्च 1900 को बीपीएससी ये सवाल पूछा हुआ है। 3 मार्च 1900 को आधी रात को सोते समय इनके दोस्तों के समझिए कि दगाबाजी की वजह से ये आधी रात को पकड़े गए। आधी रात को पकड़ लिए गए और जेल में ही इनकी मृत्यु हैजे के कारण हो जाती है। हैजे के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है, जेल में ही। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में। 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 4 नंबर सवाल देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमेशा प्रश्न आपसे पूछा जाता है पीटी में और मेंस में जो सवाल बनता है। मेंस में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह से और जनजातीय विद्रोह से अक्सर हमेशा प्रत्येक वर्ष जब भी एग्ज़ाम लेगा पूछा जाएगा। उसी तरीके से पीटी में भी जो बिहार स्पेशल का जो पीटी है, यहाँ से सवाल बनते हैं। बिरसा पूछा जाता है, संथाल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम लोग वहीं देख रहे हैं। अभी 4 नंबर सवाल देखेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 और 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पे, किस क्षेत्र में? आखिर संथालों का विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था आखिर कहाँ था? संथालों ने किस केंद्र को, वहाँ की संचार व्यवस्था और वहाँ की बहुत ऐसी जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई जो व्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया। तो यही सवाल आपसे पूछता है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर आपका बी हो जाएगा, भागलपुर और राजमहल का ये क्षेत्र हो जाता है। भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र हो जाता है और यही केंद्र बिंदु है संथालों का यही केंद्र बिंदु है जिसका नेतृत्व 4 लोगों ने किया था, जिसमें सिद्धू कान्हू का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिसमें 4 लोगों ने नेतृत्व किया था, एक का नाम है सिद्धू और दूसरा का नाम है कान्हू और चांद और भैरव का भी नाम यहाँ पे आता है, चांद और भैरव का। कहा जाता है कि संथाल यानी कि जनजातीय विद्रोह में सबसे सक्रिय और सबसे तीव्र विद्रोह था यह। जनजातीय समाज के लोगों संथालों ने भागलपुर राजमहल के बीच में संचार व्यवस्था को ही ठप कर दिया और वहाँ पे उन लोगों ने अपने सरकार की घोषणा कर दी। और वहाँ से ना के बराबर अगर देखा जाए तो कुछ देर के लिए भागलपुर और राजमहल का जो केंद्र संथालों के लिए बनाई गई थी, जो बना हुआ था, वहाँ से अंग्रेजी सरकार का नाम निशान भी मिट चुका था। लेकिन बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगस्त 1855 में सिद्धू पकड़ा जाता है और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा जाता है और दोनों को अंग्रेज़ों के द्वारा मार दिया जाता है। इस तरीके से यह आंदोलन जो है, यह विद्रोह जो है, वह पतन की तरफ चला जाता है।
तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर, बिहार समाजवादी पार्टी। प्रश्न वही है, प्रश्न आपका वही है। अगर नाम सब याद रहेगा जो हम लोगों ने पहला प्रश्न में देखा था, अगर वो नाम याद रहता है तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। बिहार समाजवादी पार्टी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था, यही सवाल है। और ये सारे के सारे जो सवाल हम लोग देख रहे हैं वह बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसका गठन किया जाता है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसका गठन किया जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम भी देखा था। उन सारे लोगों में एक दो बार आप लिख करके अगर याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप दोबारा भूल नहीं पाएंगे। आपको हमेशा याद रहेगा कि 1931 में जब समाजवादी पार्टी का, आप देख रहे हैं यहाँ पे, बिहार समाजवादी पार्टी का जब गठन हो रहा था तो यह एक समूह के रूप में इसका गठन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी। उन्हीं लोगों का नाम कभी कभी पूछा जाता है, जो अभी तक 2-3 बार यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा हो जाता है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? पर्सनालिटी से हमेशा सवाल पूछा जाता है। अगर बिहार स्पेशल आप पढ़ रहे हैं या भारत, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ से निश्चित तौर पे पर्सनालिटी, जो व्यक्तित्व होता है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। 6 नंबर का आप देख सकते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। इनको उपाधि ही मिला था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण का अगर हम लोग जन्म देखें, यहाँ पे हम लोग जयप्रकाश नारायण का अगर जन्म देखें तो इनका जन्म सारण में हुआ था। जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो जन्म इनका सारण में हुआ था, और सारण में जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 को। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु भी अक्टूबर में ही हो गई। 8 अक्टूबर, है ना, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े प्यार से लोग इनके काम और इनके वर्क को ध्यान में रखते हुए इनको लोकनायक की उपाधि दिया जाता है। लोकनायक की इनको उपाधि दिया जाता है। 1934 में इन्होंने, 1934 में, अब देख ही लीजिए कुछ ज़्यादा चीज़ें। 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था 1934 में। और यह गठन 1934 में उन्होंने पटना में ही किया था। पटना में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो ये है 1934 में होता है, पटना में होता है। पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ये गठन करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रही थी, और उसी समय जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन किया, और यह गठन इन्होंने नेपाल में किया था। इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो 1942 में ही जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी समय बहुत ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसी समय 1942 में ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया जाता है। हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया जाता है। दिवाली का वो समय रहता है, दिवाली के समय, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है, दिवाली के समय में ही अपने दोस्तों के साथ हजारीबाग जेल का जो दीवार है उसे फांद कर ये भाग जाते हैं। ये लोग भाग जाते हैं, और यह दीपावली का समय रहता है। प्रश्न पूछा गया है आपके बीपीएससी में, वो कौन सा दिन था, है ना, 1942 में। 1952 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1952 में इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया। इन्होंने सोशलिस्ट
सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने 1952 में किया। और एक चीज़ और भी देख लीजिए, 1954 में भूदान आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने सहयोग किया था। भूदान आंदोलन है ना, भूदान आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया था। और ये भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था। और यह आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा चलाया जा रहा था 1954 में, जिसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जयप्रकाश नारायण 1934 में करते हैं, 1954 में करते हैं, सॉरी 1900, एक और पेज ले लिया जाए, 1975 में, या उससे पहले भी हम लोग देख लेते हैं, 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की, जो पूछा जाता है आपसे। 1974 में संपूर्ण क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किया था। 1974 में इन्होंने किया था, संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था। 1975 में हम लोग देखेंगे तो भारत में आपातकाल लागू हुआ। 1975 में भारत में आपातकाल लागू हुआ और जयप्रकाश नारायण को नज़रबंद कर दिया गया, है ना, इनको नज़रबंद कर दिया गया 1975 में नज़रबंद कर दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे 8 अक्टूबर का वो दिन रहता है, 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 अक्टूबर 1979 में मृत्यु हो जाती है। और भारत सरकार ने 1999 में मरणोपरांत जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न देती है, भारत रत्न की उपाधि से नवाजती है। यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हो जाएगा 7 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7 नंबर सवाल, है ना। 7 नंबर में हम लोग देखेंगे कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के, है ना, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपसे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न हो जाता है ना। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन, है ना, संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है। 9 दिसंबर, है ना, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और उसी समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। पूछा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये आपको पता है कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है। इस समय इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाई जाती है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 का दिन, 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का नियुक्त कर दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष, है ना, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया जाता है। बिहार में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक और पेज लिया जाए, बिहार से संविधान सभा में सदस्यों की संख्या अगर हम लोग देखेंगे, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान सभा में बिहार से जो लोग शामिल हुए थे उनकी संख्या 36 थी, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, कुछ नाम भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जगजीवन राम का भी नाम आता है ना,
जगजीवन राम भी हैं यहाँ पे, और उसके बाद श्यामानंदन सहाय भी हैं, श्यामानंदन सहाय भी हैं यहाँ पे, और सचिदानंद सिन्हा भी हो जाते हैं, सचिदानंद सिन्हा भी हैं, और भी सारे नाम हैं, है ना यहाँ पे, क्योंकि बिहार से संविधान सभा में 36 लोग शामिल हुए थे, 36 लोग शामिल हुए थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न 8 नंबर हो जाएगा। बिहार में 1937 में, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस करते हैं यहाँ पे, मोहम्मद यूनुस को पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है, क्योंकि उस समय 1937 की अगर बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मोहम्मद यूनुस की अगर हम लोग काल देखें यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, तो 1/4/1937 से लेकर के 1937 तक ही ये बिहार के प्रधानमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे रहते हैं। बाद में इनकी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाता है, कांग्रेस पार्टी के लोग भी विरोध करते हैं, तब जाकर के मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं, इस पद से त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो राज्यपाल है, राज्यपाल श्री कृष्ण सिंह को आमंत्रित करता है अपना मंत्रिमंडल में सरकार बनाने के लिए। तब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे यानी कि मोहम्मद यूनुस के बाद श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस पार्टी के तरफ से नेतृत्व संभालते हैं मंत्रिमंडल का, और ये सरकार बनाते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो है बिहार के मुंगेर ज़िला में हुआ था, बिहार के मुंगेर ज़िला में हुआ था इनका जन्म। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 हो जाता है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? राजेंद्र प्रसाद ने, प्रश्न कहता है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। आंसर इसका सी हो जाता है, लॉर्ड मिंटो। यहाँ पे देखिए 1909 में एक एक्ट आया, 1909 में एक एक्ट आया जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी, है ना, सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, और इसी 1909 के एक्ट में पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया। इसी में पहली बार मुस्लिम समाज के लोगों को पृथक मताधिकार का अधिकार मिला, और यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया। 1909 एक्ट के अनुसार पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वह घोषित कर दिया जाता है यहाँ पे। और राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि यह 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार है, इसी से ही सांप्रदायिकता जो है बढ़ी है, इसी से ही सांप्रदायिकता जो है बढ़ा है। ये राजेंद्र प्रसाद का ये मानना था कि इसी से यह सांप्रदायिकता बढ़ा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हुआ है, और पाकिस्तान का जो मांग भी है यही 1909 का एक्ट ही है जो आगे चल के भारत से अलग होने के लिए मजबूर कर देता है। और इस तरीके से 1909 का एक्ट जो है पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राजेंद्र प्रसाद जी का मानना था कि इससे सांप्रदायिकता का विकास हो गया। हालांकि 1930 में अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा और भी देख लिया जाए, 1930 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1930 में, तो 1930 में यहाँ पे मोहम्मद इकबाल ने, है ना, मोहम्मद इकबाल ने
द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। द्विराष्ट्र, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने मोहम्मद इकबाल साहब ने ही कहा था और ख़ुद ये भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, है ना। 1930 में मोहम्मद इकबाल साहब ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। पाकिस्तान का जन्मदाता, अक्सर हो सकता है आपसे पूछा जा सके, पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को, है ना, अली जिन्ना को माना जाता है, जिन्ना को माना जाता है। और पाकिस्तान शब्द का जो रचना हुआ, पाकिस्तान शब्द का रचना और रहमत अली के द्वारा यह नाम रखा गया था, पाकिस्तान। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 10 हो जाएगा, है ना। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका नामकरण कब किया जाता है? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया जाता है? यह आंसर सी हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे हो जाएगा, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, वो सबसे पहले बिहार में ही होता है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह महात्मा गांधी के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में इनकी जो भूमिका कहा जा सकता है, यह चंपारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हालांकि चंपारण सत्याग्रह में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो राजकुमार शुक्ल का है, लेकिन इतिहास उनके बारे में कुछ कहना ज़्यादा नहीं चाहती है, कुछ न कुछ थोड़ा सा ये हुआ है। लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद 1918 में पटना के गांधी मैदान में आते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन भी करते हैं। यहाँ पे एक विशाल जनसभा का आयोजन यहाँ पे होता है 1918 में। महात्मा गांधी बहुत सारे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते हैं। भारत की आज़ादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। इसके बाद इस पटना लॉन का नाम बदल करके गांधी मैदान नाम कर दिया जाता है। यानी कि पटना में जो अभी गांधी मैदान का नाम देख रहे हैं, इससे पहले उसका नाम पटना लॉन होता है। और वहीं पे एक स्टैचू बनाया जाता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की सबसे ऊंची एक स्टैचू बनती है जो 70 मीटर का है। 70 मीटर का है स्टैचू उनका, महात्मा गांधी का बनाया जाता है। और यह जो स्टैचू बनाया गया 2013 में बनाया जाता है, 2013 में बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग एकदम रिवाइज़ करिए, बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिए, क्योंकि रिवाइज ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा आएगा। रिवाइज़ करिए और सेट बढ़िया से, एकदम एक भी प्रश्न गलत ना हो, ज़रूर ये सोचिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।